अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। हम लोग आज एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दो बातें पता होनी चाहिए। 4.3 वो दो बातें हैं। एक तो आपको द्विघात का जो समीकरण है उसके मूल निकालने के लिए एक सूत्र लगाएंगे, हम लोग लगा सकते हैं, जिसको कहते हैं द्विघात सूत्र। तो उस द्विघात सूत्र को हम लोग समझेंगे और उसके अलावा कोई भी द्विघात दिया है तो अगर उस क्वेश्चन में पूछ ले, अगर पूछेगा तभी हम लोग चेक करेंगे, अदरवाइज चेक नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि क्या इस द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व है, ठीक है, मूलों का कोई अस्तित्व है, इस द्विघात समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व है, तो अगर कहेगा अस्तित्व चेक करने के लिए तो हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूले को लगा के चेक कर लेंगे और उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे। और अगर डायरेक्ट कह देगा कि द्विघात समीकरण के क्या निकालिए, मूल निकालिए, तो मूल निकालने के लिए आप लोग जैसे अभी तक गुणनखंड कर रहे थे वैसे भी मूल निकाल सकते हैं और डायरेक्ट सूत्र लगा के भी मूल निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण का जो सूत्र जो लगाते हैं, द्विघात सूत्र जो लगाते हैं द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, वो होता है, फार्मूला होता है कि जो एक्स की यहाँ पे दो द्विघात में कितने पावर एक्स पे, दो का पावर है ना, तो दो वैल्यू आएगी एक्स की। जो पहली एक्स की वैल्यू आएगी उसको हम लोग मानते हैं x1 और जो दूसरी वैल्यू आती है उसको x2 मानते हैं। कहीं कहीं पे x1 x2 की जगह पे अल्फ़ा बीटा भी दिया रहता है, ज़्यादातर जगह पे अल्फ़ा बीटा ही दिया रहेगा। पहली वैल्यू को अल्फ़ा मानते हैं, दूसरी वैल्यू को बीटा मानते हैं। तो इसका फार्मूला होता है -b प्लस -b, उसके बाद प्लस लगाना है, फिर अंडर रूट के अंदर b² -4ac अपॉन 2a। अगर प्लस लेंगे तो पहली वैल्यू आएगी, माइनस लेंगे तो दूसरी वैल्यू। माइनस कहाँ पे लेना है? अंडर रूट से पहले। अंडर रूट से पहले एक जगह प्लस लगाना है, एक जगह माइनस लगाना है, तो दो फार्मूले बन जाएंगे, वहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी। पहला हो जाएगा अल्फ़ा बराबर -b प्लस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। अल्फ़ा आ गया, चाहे इसको x1 कहिए, और दूसरी वैल्यू जो x की दूसरी वैल्यू आएगी, चाहे उसका x2 कहिए या फिर बीटा कहिए, तो बीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी? -b, और अंडर रूट से पहले क्या लगा देना है? पहले प्लस लगा देते, अब क्या लगा देंगे? -b, और उसके बाद माइनस लगाएंगे क्योंकि बीटा की वैल्यू निकालना है, माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। पूरा फार्मूला सेम है, बस अंडर रूट से पहले एक जगह प्लस एक जगह माइनस लगा देना है। इससे हमारी क्या वैल्यू आएगी? x की दो वैल्यू आएगी, जो हम लोग गुणनखंड करते थे, उसके बाद गुणनखंड करने के बाद दो वैल्यू निकालते थे x की। एक गुणनखंड को 0 मान के फिर दूसरे गुणनखंड को 0 मान के x की दो वैल्यू जो आती थी वो डायरेक्ट इस फार्मूले से आ जाएगी। तो ये तो द्विघात सूत्र हो गया कि द्विघात सूत्र से डायरेक्ट मूल कैसे निकालें। ये तो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमें द्विघात समीकरण के मूल निकालिए, द्विघात समीकरण के मूल निकालो, तो मूल निकालने के कहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के मूल निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कह देगा कि किसी तरीके से, जैसे अभी एक तरीका आप लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के उसका क्या निकालना है? मूल निकालना। उस तरीकों को अभी मैं बताऊँगा थोड़ी देर बाद को, क्योंकि एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो, तो उसके लिए मैंने बताया है कि मूलों के अस्तित्व कब होंगे कब नहीं होंगे। उसके लिए हमें एक चीज़ निकालना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, और हिंदी में कहते हैं हिंदी में डी को क्या कहते हैं? विविधकरण कहते हैं हिंदी में। तो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो फार्मूला उसका होता है b² -4ac, और ये डी की जो वैल्यू आई है b² -4ac वो कहाँ से आई है? यहीं से आई। जो आप लोग द्विघात सूत्र पढ़ेंगे उसमें जो भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू b² -4ac दी तो है, दोनों जगह पे जो अंडर रूट की वैल्यू है वो क्या है? b² -4ac। तो इसी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि x का मूल जो है वो होगा, अस्तित्व होगा या अस्तित्व नहीं होगा द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर प्लस आ गई, इसकी वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर डी की वैल्यू है अगर पॉजिटिव आ गई, यानी 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव,
जीरो से अगर बड़ी है, यानी अगर पॉजिटिव आई है डी की वैल्यू, कोई भी वैल्यू आए अगर पॉजिटिव हो, या उसको हम लोग जीरो से बड़ी भी कहते हैं या पॉजिटिव कहते हैं, तो जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू आएगी तो जो दो मूल होंगे उनका जो अस्तित्व होगा वो तो होगा, अस्तित्व होगा, उसके साथ साथ जो दो मूल होंगे उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वो दोनों मूल अलग अलग होंगे। मान लो x की वैल्यू 1 2 आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई x की 3, जो दो वैल्यू आएगी x की वो अलग अलग आएंगी और उसके अस्तित्व होंगे। जब अस्तित्व होंगे तभी तो अलग अलग मूल आएंगे। तो ये हो गया अगर d जीरो है, जीरो से बड़ा है या पॉजिटिव है। दूसरा कंडीशन है कि अगर d जो है वो जीरो के बराबर हो, d जो है वो अगर जीरो के बराबर हो गया तो फिर क्या होगा, अगर d जीरो के बराबर हो जाएगा तो अब इस फार्मूले को भी देखते चलिए। अगर d जीरो के बराबर हो गया, d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो जीरो हो गया, जीरो हो गया तो अंडर रूट जीरो की वैल्यू जीरो, तो क्या बचेगा, x1 भी माइनस g अपॉन 2a बचेगा और x2 अल्फा भी माइनस b अपॉन 2a बचेगा, बीटा भी माइनस 2d अपॉन 2a बचेगा। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b अपॉन 2a। तो इसीलिए अगर d बराबर जीरो हो जाता है तो हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं कि दोनों मूल जो होंगे वो बराबर होंगे। अगर x की वैल्यू 2 आ रही है या x1 की वैल्यू 2 आ रही है तो x2 की भी वैल्यू 2 आएगी, या अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है तो बीटा की भी वैल्यू 2 आएगी। जो भी एक पहली वैल्यू आएगी वही दूसरी वैल्यू आएगी, सेम आएगी, क्योंकि d बराबर जीरो है। तो ये दो कंडीशन में दोनों कंडीशन में जो पहला और दूसरा मैंने बताया है उसमें मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा। और कैसे मूल होंगे वो भी मैंने बता दिए हैं। अगर d जीरो से ज़्यादा होगा यानी पॉजिटिव होगा d, तो जो दोनों मूल होंगे उनकी वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी। अगर d बराबर होगा जीरो के तो दोनों मूल जो हैं उनकी वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी। ठीक है, अब आते हैं तीसरे कंडीशन में। जो तीसरी शर्त है वो d बराबर अगर क्या हो गया, d जो हो गया निगेटिव हो गया या d जो हो गया जीरो से कम हो गया। d अगर निगेटिव हो गया, या उसको हम लोग कह सकते हैं कि d जो है निगेटिव हो गया या d जीरो से अगर कम हो गया तो उसके जो मूल होंगे उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। कोई अस्तित्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर माइनस आप लोगों ने अभी ज़्यादा पढ़ा है ना, अभी तक पढ़ेंगे। अंडर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू माइनस में आ जाती है, अंडर रूट 9 की वैल्यू आपको पता है ना, अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3, लेकिन अंडर रूट -9 की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता होगी। अंडर रूट -9 की जो वैल्यू होती है वो इमेजिनरी होती है। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। क्या होती है, काल्पनिक होती है। और उसके लिए हमें क्लास 11th में पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम ही होगा काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। वो बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें हमें कोई भी संख्या दी रहेगी, अगर निगेटिव में उसकी वैल्यू मान लीजिए -9, तो इसका आंसर होगा 3 और इसके आगे आ जाएगा i। ये सब तो आप लोग लाइफ में पढ़ेंगे। इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और अभी आप लोग 11th में पढ़ेंगे और अभी आप लोग 9th में और 10th में इतना ही जानेंगे कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी d अगर माइनस में हो गया तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसकी कोई वास्तविक जो वैल्यू है वो तो नहीं है। तो बिल्कुल फैक्ट है, वास्तविक वैल्यू तो नहीं है, लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है वो है। इमेजिनरी नंबर जो है, इमेजिनरी वैल्यू जो होगी, काल्पनिक वैल्यू जो होगी वो हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो d अगर नेगेटिव आ गया तो वो वास्तविक उसके मूल नहीं होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया है तो उसको पूर्ण वर्ग बनाने के बाद उसका मूल कैसे निकालेंगे। और कोई भी द्विघात समीकरण दिया है और उसका हमें मूल निकालना है द्विघात सूत्र से, तो उसका सूत्र मैंने बता दिया है। ठीक है, सूत्र बता दिया है कि कैसे यूज होगा। अब मैं क्वेश्चन भी करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों को, जो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है एक्सरसाइज में वो है 2x² -7x+ का 3 = 0। ये
पहले क्वेश्चन में नहीं लगाना है, इस सूत्र को क्वेश्चन नंबर सेकंड में लगाना है, क्योंकि मैंने सूत्र पहले बता दिया है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही सूत्र लगाना है, इसी तरह क्वेश्चन करना है जिस तरह मैं जा रहा हूँ बताने। ठीक है, पहले चेक करना है कि अस्तित्व है कि नहीं, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा कि मोलों का अस्तित्व है कि नहीं है, यही चीज चेक करनी पड़ेगी। कंडीशन आपको याद हो गई होगी, नहीं याद होगी तो आपको लिख लीजिएगा कॉपी पे। क्या करना पड़ेगा, हमें पहले डी निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं। पहले अगर बी लिखा है और पहले एक्स वाले टर्म लिखा है, मतलब उल्टा सीधा लिखा है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू तो आपको पता ही चल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -7, तो -7 का होल स्क्वायर, फार्मूले में माइनस है इंटू 4 है। ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 रख देंगे। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे +3, तो +3 रख देंगे। क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, -7 का स्क्वायर भी 49 ही होगा, माइनस प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, ये क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी 25। तो डी बराबर आ गया 25। तो जो डी की वैल्यू आई है वो क्या आई है, क्योंकि डी बराबर 0 से बड़ा है डी, इसलिए मोलों का अस्तित्व होंगे, मोलों के अस्तित्व होंगे, अब मोलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, मोलों का अस्तित्व होगा तो अब हम लोग मोल निकाल लेंगे, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ मैं। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा सूत्र लगा के लगाइए, सूत्र लगाइए और फार्मूला निकालिए। अगर हम लोग डी पहले निकाल चुके हैं तो हमें फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने की जरूरत है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। डी बराबर 25 आ रहा है, फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, फिर से 25 आएगा। तो अगर कोई ज्यादा होशियार है तो फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रखे और सॉल्व करें, और कोई ज्यादा होशियार नहीं है तो क्या करेगा, वो अल्फा बराबर डायरेक्ट लिखेगा -b, क्योंकि डी की वैल्यू निकाल चुके हैं, प्लस अल्फा की वैल्यू मैंने बताया है, पहली वैल्यू प्लस लेते हैं तो -b प्लस √b अपॉन 2a। यहाँ से सीधे सीधे हमारी x की पहली वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम लोग अल्फा माने हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा -b, फार्मूले में क्या है -b, फार्मूला है -b, तो माइनस पहले लगा देंगे। फिर b की वैल्यू क्या है -7 रख देंगे b की वैल्यू, प्लस √d, √d की वैल्यू क्या है 25, क्या कर देंगे प्लस का 25 अपॉन 2a, 2 इंटू a, ये क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, अच्छा ये 2 वैल्यू कहाँ से आती है, हम लोग जानते हैं कि हम किसी भी मान लो 16 है, 16 का अंडर रूट करते हैं, तो अभी तक हम लोग सिर्फ यही जानते थे 9 तक कि इसकी वैल्यू आएगी प्लस का 4। हम लोग बस प्लस का 4 अभी तक पढ़ रहे थे शुरू से ही कि किसी भी अंडर रूट की वैल्यू करेंगे तो वो प्लस में वैल्यू आएगी। लेकिन हम लोग चूंकि जानते हैं, अब इतने बड़े हो गए हैं, कितना जानने लगे हैं कि -4 भी आ सकती है, तो किसी भी अंडर रूट की वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है। क्यों आता है इसको भी देख लीजिए, क्योंकि हमें पता है +4 का स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा 16 आएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तब भी तो 16 आएगा। तो ये जो 16 हो गया वो दोनों का क्या हो गया, जब हम 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो दोनों का स्क्वायर रूट निकल के आएगा, -4 का भी और +4 का भी 16 अंडर रूट निकल के आएगा। क्यों आएगा ये भी समझ में आएगा, क्योंकि हम जब 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 होगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा हल कर लेते हैं, देखते कितना है। माइनस प्लस ये 7 हो गया, और अंडर रूट 25 की जो प्लस वाली वैल्यू आएगी वही हमें रखनी है, सिर्फ प्लस वाली रखनी है, माइनस वाली दूसरे बीटा में रखनी है। प्लस वाली वैल्यू क्या होगी 5/4, ये कितना आ जाएगा 7/5/12/4। ये एक्स की वैल्यू जो पहली वैल्यू आ गई जिसको हमने अल्फा माना था वो 3 आ गया। इसी तरह बीटा की वैल्यू आप लोग निकालेंगे, बीटा कितना आएगा 7 फिर से हो जाएगा -5 प्लस, और ये हो जाएगा -5 रख देंगे अपॉन 4, कितना हो जाएगा ये 2/4, इसको हम लोग 1/2 भी कहते हैं। तो पहला अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट हम लोग जब करेंगे तो ऐसे आ जाएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू। उम्मीद है कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कैसे करेंगे, मूलों का अस्तित्व निकालेंगे, क्योंकि मूलों का अस्तित्व क्वेश्चन में कहाँ है निकालने के लिए, तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो जब मूलों का अस्तित्व कैसे निकालते हैं, डी की वैल्यू रखते हैं तो हम डायरेक्ट फार्मूले में
जब सूत्र लगाएंगे तो डी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो डायरेक्ट फार्मूले में डी की वैल्यू रख के अल्फ़ा और बीटा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में कहता कि मूलों का अस्तित्व से हमें मतलब नहीं, डायरेक्ट सूत्र, हमें डायरेक्ट मूल्य निकालना है, तो डायरेक्ट मूल्य निकालना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, डायरेक्ट फार्मूला निकालना है, तो हमें की वैल्यू नहीं पता होती, तो हमें पूरे वैल्यू पता करनी पड़ती, तो हम ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे चलता हूँ।